हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। लेक्चर नंबर 6 सरफेस केमिस्ट्री। और आज इस लेक्चर में हम यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताया भी था पहले। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है कोगुलेशन या फ्लक्लेशन या प्रिसिपिटेशन। ठीक है, दिख रहा है सभी को अच्छे से? बहुत ही आसान सा ये पॉइंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? कोगुलेशन, फ्लक्लेशन और प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है तो देखेंगे एक बार डेफिनेशन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टुगेदर द कोलाइडल पार्टिकल्स सो एज टू चेंज देम इनटू लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स व्हिच अल्टीमेटली सेटल एज ए प्रिसिपिटेट। अब प्रिसिपिटेट तो हमें पता है ये क्या होता है, समझ रहे हो? एक सॉलिड प्रोडक्ट है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि एक ये प्रोसेस है, क्या करना? एग्रीगेटिंग। एग्रीगेटिंग मतलब इकट्ठा करना। अच्छा, किन को इकट्ठा करना? कोलाइडल पार्टिकल्स को इकट्ठा करना। अच्छा, फिर जब इकट्ठा कर देंगे तो क्या होगा? जब इकट्ठा करेंगे तो एक लार्ज साइज पार्टिकल हो जाएगा ना, और वो जो लार्ज साइज पार्टिकल है फिर वो अपने आप कहां बैठ जाएगा? नीचे। और जो नीचे जो बैठते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो प्रिसिपिटेट तो होते हैं। इट मीन्स ये जो कोगुलेशन है, कोगुलेशन का भी मतलब क्या है? इकट्ठा करना, एक जगह बिठाना। ठीक है, और प्रिसिपिटेशन का भी मतलब क्या हमें पता है? पीपीटी की सॉलिड प्रोडक्ट जो होता है वो। ठीक है, और एक और नाम क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लोक्लेशन। समझ रहे हो? तो जो हमने पेप्टाइजेशन पढ़ा था पीछे वाले लेक्चर में, तो पेप्टाइजेशन का रिवर्स, उसका उल्टा ही तो क्या है? कोगुलेशन। समझ गए? पेप्टाइजेशन में क्या था? वहां पे फ्रेश पीपीटी होता था, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते थे और उससे क्या बनाते थे? कोलाइडल सोल। और यहाँ पे क्या है? जो कोलाइडल सोल है ना, उसको वापिस से हमने प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट करना है। समझ रहे हो? आसान सा है। ठीक है, अच्छा, अब इसको प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3-4 तरीके हैं, लेकिन जो बढ़िया तरीका है और जो हम ज्यादा एप्लीकेबल करते हैं वो कौन सा होता है? कोगुलेशन इज जनरली ब्रॉट अबाउट बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कि हम क्या डालेंगे? इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। क्या डालेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कि यदि हमारे पास जैसे कोई पॉजिटिव सोल है, ठीक है, तो पॉजिटिव सोल है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? जैसे कि NaCl है, मैंने NaCl डाल दिया, मैंने KCl डाल दिया। तो NaCl का मतलब क्या है? इसमें Na पॉजिटिव प्रेजेंट है और Cl नेगेटिव। KCl में K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। तो यदि जैसे कि पॉजिटिव सोल है तो उसको कौन कोगुलेट करेगा? उसको कोगुलेट मतलब न्यूट्रल। कौन न्यूट्रल करेगा? नेगेटिव आयन। समझ रहे हो? तो जो इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव आयन है उसको क्या करेगा? कोगुलेशन करेगा। यदि मेरे पास फॉर एग्जांपल नेगेटिव सोल है, कोई कैसा सोल है? नेगेटिव, तो इसके अंदर जब मैं NaCl डालूंगा तो इस इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा आयन इसको कोगुलेशन में हेल्प करेगा? Na पॉजिटिव। नेगेटिव सोल है तो उसको पॉजिटिव जाके क्या करेगा? न्यूट्रल। समझे? तो हम इलेक्ट्रोलाइट डाल के क्या कर सकते हैं? किसी भी कोलाइडल सोल को न्यूट्रल कर सकते हैं, और वो प्रोसेस कौन सी होगी? हमारी कोगुलेशन। समझे? उसके बाद हम देखते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसको हमने क्या करना है? कोगुलेशन करवाना है। तो उसके अंदर हमें कितना इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे और वो जो अमाउंट होगी वो किसमें होगी? मिलीमोल। जैसे कि 2 मिलीमोल, 4 मिलीमोल, इस प्रकार से मिलीमोल में कि हम उसमें ना कितना इलेक्ट्रोलाइट डालें ताकि वो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, वो क्या हो जाए? कंप्लीटली कोगुलेट हो जाए, कंप्लीटली कोगुलेशन हो जाए उसका। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसको क्या बोलेंगे? उसकी कोगुलेशन वैल्यू या फ्लोक्लेशन वैल्यू या प्रिसिपिटेशन वैल्यू। अब देखो इस बात को समझते हैं हम कि ना, जिसकी कोगुलेशन वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही कम। समझ रहे हो? देखो कैसे, कि मैं यूं कहूं कि मेरे पास जैसे एक सोल है, ठीक है, और मेरे को इसको क्या करवाना है? कोगुलेट करवाना है, कोगुलेशन। तो मैं यूं कह रहा हूं कि जैसे मैंने इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल 10 मिलीमोल डाल दिए एक इलेक्ट्रोलाइट के, तब जाके क्या हुआ? कोगुलेट। अच्छा, दूसरे केस में मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसके ना 20 मिलीमोल मेरे को इसमें डालने पड़े, तब जाके क्या हुआ? कोगुलेट। तो एक बात बताओ, वैल्यू कम किसकी है? अमाउंट कम किसकी ली हमने? इसकी ली ना। समझ रहे हो? अच्छा देखो, इसकी अमाउंट कम ली तो देखो इसने तो 10 मिलीमोल अमाउंट में इसको क्या कर दिया? कोगुलेट कर दिया। तो इसकी कोगुलेशन करने की पावर क्या है? ज्यादा होगी ना। यदि इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम तो कोगुलेशन पावर ज्यादा। और यहां पे देखो इसकी जो हमने अमाउंट ली, जो वैल्यू ली, वो क्या है? ज्यादा। ये ज्यादा डालना पड़ा तब जाके कोगुलेट हुआ, तो इसकी पावर क्या है? कम ही तो हुई।
समझ रहे हो। जैसे कि हम यदि गलती से बीमार हो गए, ठीक है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, यदि हम फिर भी हो गए बीमार, तो यदि एक तो हम जैसे 10 टैबलेट लें तब जाके ठीक हो, और एक हम एक ही टैबलेट लें तब ठीक हो जाए, तो देखो अमाउंट कम किसकी, एक टैबलेट की, और उसी से ठीक होगी, तो मींस उसकी पावर क्या है, ज्यादा है ना, उसकी ठीक करने की पावर क्या है, ज्यादा है। और एक हमने 10 टैबलेट की, उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई लेकिन उनकी पावर क्या थी, कम ही थी। समझ रहे हो। तो कोगुलेशन वैल्यू यदि ज्यादा तो कोगुलेटिंग पावर कम, मींस एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। जिसकी अमाउंट जितनी ज्यादा डालेंगे कोगुलेट करने के लिए, तो उसकी पावर क्या उतनी कम है, क्योंकि हो ही नहीं रहा। और एक को हमें थोड़ा सा डाला और तभी तब उसने कोगुलेट कर दिया, इट मींस उसकी पावर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा पावर है। समझ रहे हो। अब ये जो पावर का जो सिस्टम है कि किसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये दो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी की थी, जिनका नाम था हार्डी एंड स्क्यूज। और अब हम इसको पढ़ेंगे हार्डी स्क्यूज लॉ। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बिल्कुल आसान से ये जो बातें बता दी ना वो ही है वापस से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हार्डी स्क्यूज लॉ क्या था। और देखो हार्डी स्क्यूज लॉ क्या था, इसके देखो 2 पॉइंट है, पहला और दूसरा बड़े इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, और बिल्कुल आसान से ये दोनों बात हम पढ़ चुके। देखो पहला क्या है, द इफेक्टिव आइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ब्रिंगिंग अबाउट coagulation are those which carry charge opposite to that of the colloidal soul. It means भैया वो आइंस इफेक्टिव होंगे कोगुलेशन करने के लिए जिन आइंस के ऊपर चार्ज कैसा होगा, अपोजिट। किसके अपोजिट, कोलॉइडल सोल के अपोजिट। ये हम पढ़ चुके। यदि पॉजिटिव सोल है तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन कोगुलेशन में हेल्प करेगा, और यदि नेगेटिव सोल है तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन क्या करेगा, हेल्प कोगुलेशन करने में। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइटेशन दोनों काम करते हैं। जो पेप्टाइजेशन हमने पढ़ा, पेप्टाइजेशन में क्या था, एक फ्रेशली पीपीटी नीचे गिरा हुआ है, उसमें क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो एक स्टेबल अमाउंट डालनी होती है वैसे इलेक्ट्रोलाइट की, ये नहीं कि मन में आया उतना डाल दिया, मन में आया उतना डाल दिया तो वापिस उसको क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया था वहां पे, डायलिसिस प्यूरिफिकेशन भी किया था ना। तो एक स्टेबल अमाउंट डालनी होती है वैसे इलेक्ट्रोलाइट की। स्टेबल अमाउंट डाल रहे हैं हम किसी प्रिसिपिटेट पे तो कोलॉइडल सोल बन जाएगा, और कोलॉइडल सोल में यदि हमने कुछ फिर वापस इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो वापस से क्या कर देगा, उसको कोगुलेट कर देगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ गया सभी को कि भैया जो अपोजिट चार्ज है ना वो ही क्या करेगा, कोगुलेशन करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रेटर इज द वैलेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां से पर्सन एज इट इज आता है, ये यहां से ये देखो कि ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आइन। कोगुलेटिंग आइन किसको बोला, जो कोगुलेशन करेगा। ठीक है, ग्रेटर इज इट्स पावर टू ब्रिंग अबाउट ए कोगुलेशन। ठीक है, जिस कोगुलेटिंग आइन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, वैलेंसी का मतलब है उसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा तो उसकी कोगुलेटिंग करने की पावर भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। देखो कैसे, यदि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज सोल है, ठीक है, तो मैं आपसे यूं पूछूं कि यदि मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज सोल है तो मेरे पास एक है NaCl इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और एक है मेरे पास BaCl2, और एक मैं कहूं मेरे पास क्या है, AlCl3। तो मेरे पास सोल कैसा है, नेगेटिवली। तो मेरे को क्या करना है, उसको कोगुलेशन करना है, उसका कोगुलेशन करवाना है तो इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। तो नेगेटिव सोल का कोगुलेट करने में कौन सा आयन हेल्प करेगा, जिसका चार्ज क्या हो उससे अपोजिट। तो कौन सा, नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव। तो भैया यहाँ पे कौन है, Na+, यहाँ पे कौन है, Ba+2, और यहाँ पे कौन है, एल्यूमिनियम +3। यही तो आइंस प्रेजेंट है। तो फिर दूसरा पॉइंट क्या था, जिसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा तो उसकी कोगुलेशन करने की पावर भी उतनी ही ज्यादा। तो देखो हम एक NaCl डालेंगे तो ये एक Na पे एक ही चार्ज है ना, तो वो एक ही आयन को क्या करेगा, एक ही कोवलेंट पार्टिकल को क्या करेगा, कोगुलेट करेगा। एक Ba डालेंगे तो इसमें कितना चार्ज है, +2, समझ रहे हो। तो मींस दो पार्टिकल्स को कोगुलेट करने के लिए एनएनसी रखेगा। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज, +3, तो कितनों को कोगुलेट करने के लिए एनएनसी रखेगा, 3 को, समझ रहे हो। तो जिस पे जितना ज्यादा चार्ज उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा। तो एल्यूमिनियम +3 आयन की कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा, फिर Ba+2 की उससे कम, और Na+ की सबसे कम। समझ गए, आसान है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लेंगे। यदि मेरे पास कोई पॉजिटिवली सोल्ड है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कौन सा आयन होगा, नेगेटिव आयन होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और नेगेटिव में सबसे ज्यादा पावर किसकी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज हो। तो देखो ये मेरे पास Fe6 -4, PO4 -3, SO4 -2 और Cl -1। तो सबसे ज्यादा चार्ज कहां पे है, -4। तो इसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा, उससे कम और सबसे कम।
आ गया हार्डिस्क्यूजला, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। इसको आप बढ़िया तरीके से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे कि नेगेटिवली चार्ज है तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उसकी कोऑगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा। एक बात बताओ, जिसकी कोऑगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा तो उसको ज्यादा डालना पड़ेगा अमाउंट में, कम डालना पड़ेगा, कम डालना पड़ेगा ना, तो कोऑगुलेटिंग वैल्यूज की क्या रहेगी, कम। समझ रहे हो ना भैया। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवाई है, तो जो स्ट्रॉन्ग दवाई है तो हम थोड़ी सी लेंगे तब भी अब ठीक हो जाएंगे ना, तो अमाउंट कितनी लेनी पड़ी, कम लेनी पड़ी ना। तो कोऑगुलेटिंग वैल्यू और कोऑगुलेटिंग पावर अभी अभी पढ़ा ना, उसको याद रखेंगे, ठीक है। कि जो कोऑगुलेटिंग वैल्यू है वो यूनिवर्सली होती है किसकी, कोऑगुलेटिंग पावर के। कि यदि इसकी कोऑगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा है तो इसकी कोऑगुलेटिंग वैल्यू क्या रहेगी, कम, थोड़ा सा ही लेंगे और कोऑगुलेशन कर देगा, ठीक है। ये बहुत सारा लेना पड़ेगा। तो एक बार क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से कि एक हमारे पास नेगेटिव सोल है, कैसा सोल है, नेगेटिव सोल, और उसमें नेगेटिव सोल को कोऑगुलेट करने के लिए हम NaCl और AlCl3 लिया, ठीक है। एक बार NaCl लिया, एक बार हमने AlCl3 लिया। तो आपसे प्रश्न ये पूछा कि ये बताओ इसमें से ज्यादा कोऑगुलेटिंग वैल्यू किसकी होगी। इस नेगेटिव सोल को कोऑगुलेट करने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में से ज्यादा कोऑगुलेटिंग वैल्यू किसकी, तो ज्यादा कोऑगुलेटिंग वैल्यू का मतलब है यदि कोऑगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा तो कोऑगुलेशन पावर कम, और कोऑगुलेशन पावर कम किसकी है, Na+ की, तो कोऑगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा किसकी, NaCl की। समझ ना, कोऑगुलेटिंग पावर ज्यादा NaCl की, क्यों, क्योंकि Na पे प्लस चार्ज है तो बहुत सारा डालना पड़ेगा, तो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और पावर क्या है, कम। यदि पावर पूछता ज्यादा किसकी तो फिर पावर ज्यादा किसकी, AlCl3 की। समझ गए, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, ठीक है। तो ये था हार्डिस्क्यूजला। अच्छा, उसके बाद ये हमने क्या पढ़ा कि हमें प्रेसिपिटेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट डाल के, एक स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल के, तो देखो हमारे पास कोऑगुलेशन करने के और भी तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस हम पढ़ चुके पिछले वाले लेक्चर में। क्या था उसमें कि कोलाइडल सोल पे जो चार्ज है वो अपनी अपोजिट प्लेट के ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, पार्टिकल से चिपक जाएंगे। यदि सोल पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे और वहां पे जाके क्या हो गए, इकट्ठे तो होते हैं, चिपकते हैं, तो वो क्या है, कोऑगुलेशन हो गया, ठीक है। वहां से भी कोऑगुलेशन होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस से। दूसरा म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास दो प्रकार के सोल हैं, एक सोल है नेगेटिव सोल, दूसरा सोल है पॉजिटिव सोल, दोनों को आपस में मिला देंगे। जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो भी क्या हो गया, ओवरऑल न्यूट्रल, और न्यूट्रल होने के बाद सेटल डाउन नीचे की तरफ, और क्या हो गया, फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन। तीसरा है बाई प्रोलोंग्ड डायलाइसिस। तो डायलाइसिस भी हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में। डायलाइसिस क्या था कि भैया जो इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, उनको बाहर निकालना। अब क्या करेंगे, प्रोलोंग्ड का मतलब क्या है कि डायलाइसिस को बार बार रिपीट करें, तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट अंदर था, जो इलेक्ट्रोलाइट सोल की स्टेबिलिटी के लिए हेल्प था, वो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या आ जाएगा बाहर, जो उसके सरफेस पे चिपका हुआ था। समझे, जो कोलाइडल जो पार्टिकल्स थे उनके जो सरफेस के ऊपर जो चिपका हुआ था वो भी क्या बाहर, और यदि वो भी बाहर आ गए, सारा ही चार्ज बाहर चला गया, तो फिर वापिस से जो कोलाइडल पार्टिकल्स वो क्या हो जाएंगे, वापिस से सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोलोंग्ड डायलिसिस में क्या होता है कि सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ जाता है, ठीक है। और केवल डायलाइसिस का मतलब क्या था, जो इम्प्योरिटीज हैं, जो हमारे काम का इलेक्ट्रोलाइट था वो केवल बाहर, प्रोलोंग्ड के ऊपर जो उनके सरफेस पे चिपका हुआ था वो भी सारा बाहर, तो वापिस से वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट। और हम हीटिंग और कूलिंग के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं। जब हम हीट या कूल करते हैं तो भी जो चार्ज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे हमारे पास है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स एंड गोल्ड नंबर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, गोल्ड नंबर क्या होता है वो पढ़ेंगे हम सारा, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं कि प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। देखो ये क्या है कि जैसे हमारे पास दो प्रकार के कोलाइड्स हैं, हमें पता है, एक तो लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। तो लायोफिलिक कोलाइड्स को प्रिपेयर करना बड़ा ही आसान होता है, बट लायोफोबिक कोलाइड्स को हम केवल स्पेशल मेथड से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, उन्हें पढ़ा था। तो जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं ना, वो लायोफिलिक कोलाइड्स के मुकाबले क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से पहले तो तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में, वो इतना बढ़िया नहीं होता, ठीक है। और जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं उनमें इंटरेक्शंस बढ़िया होता है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक लायोफोबिक कोलाइड है, ठीक है, और उसको हमने कोगुलेट होने से बचाना है, तो उसमें हम क्या डालेंगे, उसमें हम डालेंगे लायोफिलिक कोलाइड। क्या डालेंगे उसमें हम, लायोफिलिक कोलाइड, ठीक है। कि हमारे पास एक लायोफोबिक कोलाइड है, उसको कोगुलेशन से हमने बचाना है, मीन से उसको
कोगुलेट होने से बचाना है तो उसमें हम क्या डालेंगे कि लायोफिलिक कोलाइड। और जो लायोफिलिक कोलाइड डालेंगे ना, लायोफिलिक कोलाइड क्या करेगा, लायोफोबिक कोलाइड को कोगुलेट होने से बचाएगा। तो उसको बचाएगा मीन्स उसकी क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो जो लायोफिलिक कोलाइड है ना वो किसका काम करेगा, कि प्रोटेक्टिव कोलाइड का। मीन्स कि हम लायोफिलिक कोलाइड का क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन। समझ गए क्या करता है, जैसे कि ये मेरे पास है, जैसे गोल्ड सोल है या प्लेटिनियम सोल है, हमने पढ़ा है लायोफोबिक सोल। जैसे कि ये मेरे पास एक लायोफोबिक सोल है, लायोफोबिक, ठीक है। अब इसमें जब मैं क्या डाल दूंगा, लायोफिलिक सोल, तो जो लायोफिलिक सोल है ना वो क्या करता है, इसके सरफेस के ऊपर जाके इस प्रकार से अडजॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और जैसे हमने क्या किया, गलती से इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, जैसे कि NaCl डाल दिया, तो अब ये इलेक्ट्रोलाइट पहले किसके साथ है, मतलब टक्कर करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ, इसी लायोफिलिक के साथ। डायरेक्ट इस लायोफोबिक के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो जब डायरेक्ट इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा तो लायोफोबिक सोल हमारा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। इट मीन से कोगुलेशन इसका नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके सरफेस पे कौन चिपका हुआ है, लायोफिलिक सोल। और लायोफिलिक सोल क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो यदि हमारे पास कोई लायोफोबिक कोलाइड है, उसमें गलती से थोड़ा सा क्या गिर जाए हमारे से इलेक्ट्रोलाइट, तो उसको हमने कोगुलेट होने से बचाना है। तो कोगुलेट होने से बचाने के लिए हम उसकी प्रोटेक्शन के रूप में क्या यूज करेंगे, कौन सा कोलाइड है, लायोफिलिक। तो यहां पे ये जो लायोफिलिक कोलाइड है ये एक प्रोटेक्टिव एक्शन कर रहा है, ठीक है। अब देखो जो प्रोटेक्टिव एक्शन कर रहा है, जो ये लायोफिलिक, अब देखो वैसे तो ये जो थ्योरी है अभी तक कोई एक्सप्लेन नहीं हो पाई है, क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफोबिक कोलाइड्स का जो साइज होता है ना लगभग बराबर सा होता है, ठीक है। तो इसका अभी तक कोई भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आज का। बस इतना सा यूं ही माना गया है कि लायोफोबिक कोलाइड के सरफेस के ऊपर लायोफिलिक कोलाइड्स जाके चिपक जाते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में नहीं आने देते और इस लायोफोबिक सोल को कोगुलेट होने से बचा लेते हैं, ठीक है। अभी जो लायोफिलिक कोलाइड है इसका होता है गोल्ड नंबर, ठीक है। कि गोल्ड नंबर क्या है, कि गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड, और प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन है, लायोफिलिक कोलाइड ही तो है, ठीक है। कि गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड इज द मिनिमम मास ऑफ यूनिट मिलीग्राम। कि भैया हमने कितना लायोफिलिक कोलाइड लिया, मिलीग्राम में 2 मिलीग्राम लिया, 4 मिलीग्राम लिया, 5 मिलीग्राम लिया, ठीक है। प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन हमारा, लायोफिलिक, ये तो बचा रहा है। अच्छा, मस्ट बी एडेड टू 10 ml ऑफ ए स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल। एक हमारे पास स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल है और वो कितना है, 10 ml, ठीक है। सो दैट नो कोगुलेशन ऑफ द गोल्ड सोल टेक्स प्लेस, कि उस गोल्ड सोल का कोगुलेशन टेक्स प्लेस ना हो, कब ना हो, जब यदि हम उसके अंदर क्या डाल दें, 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन इज एडेड टू इट, ठीक है। तो एक बार इस डेफिनेशन को देख लेंगे, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, बिल्कुल आसान सी है। अब देखो समझते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि क्या बात है कि मेरे पास ये एक बीकर है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास क्या है, 10 ml, देखो 10 ml, इसके अंदर मेरे पास क्या है, 10 ml रेड गोल्ड सोल। तो गोल्ड सोल हमें बनाना आता है, ठीक है। तो इसके अंदर कितना है, 10 ml है, ठीक है भैया। एक दूसरा मेरे पास बीकर है जिसके अंदर मेरे पास क्या है, 10% NaCl का सॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है। 10% का मतलब क्या, कि यदि मेरे पास टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम क्या है, NaCl, समझ गए। अब क्या है कि 10% NaCl है, ये 10 ml रेड गोल्ड सोल। अब क्या किया कि इसमें से हमने 1 ml उठाना है, 1 ml क्या लेंगे, NaCl का सॉल्यूशन, और इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, यदि हम इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या है, लायोफोबिक कोलाइड, और लायोफोबिक कोलाइड है तो इसका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन टेक्स प्लेस। लेकिन इसको हमने कोगुलेशन होने से बचाना है, तो इसमें हम क्या डालेंगे बताना, प्रोटेक्टिव कोलाइड। और प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन सा, लायोफिलिक। तो इसमें जैसे हमने 1 मिलीग्राम डाला, ठीक है, तो भी इसका कोगुलेशन हो गया। 2 मिलीग्राम डाला तो भी होगा, 3 मिलीग्राम डाला तो भी होगा। लेकिन जब हमने 5 मिलीग्राम डाला ना तो भी इसका कोगुलेशन नहीं हो रहा। तो मीन्स कितना अमाउंट डाली, 5 मिलीग्राम। तो वो जो 5 मिलीग्राम ही है ना, वो ही इस प्रोटेक्टिव कोलाइड का क्या है, गोल्ड नंबर। समझिए बात को, देखो कि गोल्ड नंबर क्या है, ये जो प्रोटेक्टिव कोलाइड डाल रहे हैं ना, कि उसकी कितनी अमाउंट है, इज द मिनिमम मास ऑफ यूनिट मिलीग्राम, कि वो 2 मिलीग्राम डाला, 5 मिलीग्राम डाला, ठीक है। विच मस्ट बी एडेड टू 10 ml of a standard red gold salt so that no coagulation of the gold salt takes place when 1 ml of 10% NaCl solution is added in it.
सिंपल सी बात क्या है कि हमारे पास रेड गोल्ड सोल है 10 ml, ठीक है। इसके अंदर मैं कितना लायोफिलिक कोलाइड डालूंगा और इसकी अमाउंट किसमें होगी, मिलीग्राम में, ठीक है। कि कितना मैं डालूं कि ताकि यदि मैं 1 ml 10% NaCl इसको ऐड कर दूं ना इसके अंदर, तो इसका कोगुलेशन टेक्स प्लेस ना हो, इसको हमें कोगुलेट होने से बचाना है। तो ये कितना डालना पड़ेगा, इसकी जो अमाउंट होगी मिलीग्राम में, ठीक है, वो ही क्या है इसका गोल्ड नंबर है। तो आसानी से तो बात है, ठीक है। इस डेफिनेशन को आप लोग याद कर लेंगे, गोल्ड नंबर क्या है। फिर एक बात बता दो आप, जैसे मैं यूं कहूं कि मेरे पास एक कोई लायोफिलिक कोलाइड था, तो वो मैंने डालना पड़ा 10 मिलीग्राम, मैंने 10 मिलीग्राम डाला ना, तब जाके इसका कोगुलेशन टेक्स प्लेस ना हो। कोई एक दूसरे प्रकार का कोई लायोफिलिक कोलाइड था और वो मेरे को डालना पड़ा 5 मिलीग्राम ही, और उसने इसे कोगुलेशन होने से बचा लिया। तो एक बात बताओ, ज्यादा पावर किसकी, प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा किसकी, इसकी ना भाई। ये तो देखो थोड़ा सा डाला, इसने बचा लिया, कोगुलेशन नहीं होने दिया। ये देखो ज्यादा डालना पड़ा। तो ये जो हमारे पास है जो लायोफिलिक कोलाइड है, ये हमने 5 मिलीग्राम ही डालना पड़ा, तो इसका जो गोल्ड नंबर है वो क्या है, कम है। यहाँ पे हमने 10 मिलीग्राम डालना पड़ा, तो इसका गोल्ड नंबर क्या है, ज्यादा है। तो यदि गोल्ड नंबर जितना कम होता है उसकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही ज्यादा। सेम वही बात, ठीक है, जो हमने हडीज की जुला में पढ़ी थी, ठीक है, कि जिसकी प्रोटेक्टिंग पावर जितनी ज्यादा होगी उसका गोल्ड नंबर क्या होगा, उतना ही कम, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर इट्स प्रोटेक्टिंग पावर, ठीक है। जितना छोटा गोल्ड नंबर होगा उसकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही ज्यादा, क्योंकि जब थोड़ी सी अमाउंट में काम चल रहा है तो इनमें से उसकी पावर ज्यादा है ना, किसने इसको कोगुलेट नहीं होने दिया, ठीक है। इस डेफिनेशन को आप लोग याद कर लेंगे, बिल्कुल आसान सी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक, और जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है इमल्शंस। इमल्शंस क्या होते हैं हमने पढ़ रखा है कि जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के दोनों क्या हो, लिक्विड। हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम भी यदि लिक्विड है तो हमारे वो क्या होते हैं, इमल्शंस, ठीक है। अब जो इमल्शंस होते हैं वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑयल इन वाटर टाइप और दूसरा है वाटर इन ऑयल टाइप। इट मींस OWO। इस बात का मतलब क्या है कि ऑयल को हमने मिलाया वाटर में, इट मीन्स तो जो डिस्पर्सन मीडियम है वो तो कौन है, वाटर, और जो मिलाया डिस्पर्स्ड फेज वो कौन है यहाँ पे, ऑयल, ठीक है। दूसरा क्या है, वाटर इन ऑयल। इट मीन्स अब यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम तो कौन है, ऑयल, और डिस्पर्स्ड फेज कौन है यहाँ पे, वाटर। समझ गए। तो दो प्रकार के होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। इनके एग्जाम्पल है ऑयल इन वाटर की वाटर के अंदर ऑयल, ठीक है, तो एग्जांपल है मिल्क, वैनिशिंग क्रीम। और वाटर इन ऑयल का एग्जांपल है बटर, कोल्ड क्रीम, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेंगे इस प्रकार से। दूसरा है कि हमें किस प्रकार से पता लगेगा कि जो इमल्शन है ना वो OW टाइप है या WO टाइप है, ठीक है। तो उसके दो तीन तरीके हैं कैसे, कि पहला है माइक्रोस्कोपिक मेथड। इसमें क्या है कि हम वाटर लेंगे, ठीक है, हमारे को कुछ भी दे दिया, एक इमल्शन दे दिया हमारे को, जैसे कि मिल्क दे दिया आपको, और मिल्क दे के आपसे यूं पूछेंगे कि बताओ ये OW है या WO है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। यदि वाटर इसके अंदर डिजोल्व हो जाता है आसानी से, ठीक है, यदि वाटर डिजोल्व हो जाता है तो इट मीन्स उसका जो डिस्पर्सन मीडियम है ना वो कौन है, वाटर। तो यदि डिस्पर्सन मीडियम वाटर, तो इसमें आसानी से वाटर डिजोल्व हो जाएगा। तो हमें पता है मिल्क में वाटर आसानी से डिजोल्व होता है, तो यदि वाटर आसानी से डिजोल्व हुआ तो कौन सा है ये, OW, ठीक है। और यदि हम इसमें ऑयल ऐड करें तो क्या ऑयल मिल्क में ऐड होगा, नहीं होगा। यदि ऑयल मिल्क में ऐड नहीं हुआ ना तो इट मीन्स वहां पे डिस्पर्सन मीडियम ऑयल नहीं है। और यदि कोई हमारे को बटर देंगे या कोल्ड क्रीम देंगे, ठीक है, और इसमें जब हम ऑयल ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे ऑयल ऐड हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम कौन है, ऑयल है, समझे। तो यदि हमारे को कोई भी इमल्शन दे दिया और ये आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप का है, ठीक है, तो जिसका जो डिस्पर्सन मीडियम होता है ना उसमें वो चीज डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। यदि हमारे पास ऑयल इन वाटर है, इट मींस यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम कौन है, वाटर, तो इसमें हम जब वाटर ऐड करेंगे तो इसमें वाटर ऐड हो जाएगा। और लेकिन जब वाटर इन ऑयल टाइप का है तो इसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे तो इसमें वाटर डिजोल्व नहीं होगा। तो फिर ये किस टाइप का है, WO, ठीक है। अगला मेथड हमारे पास है कंडक्टेंस मेथड। इसमें क्या है कि इसके अंदर हम एक स्टेबल एक इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट ऐड करेंगे। यदि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद कंडक्टेंस बढ़ता है, यदि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद कंडक्टेंस बढ़ता है तो किस टाइप का होगा, वो ऑयल इन वाटर टाइप का। और यदि कंडक्टेंस नहीं बढ़ा तो फिर किस टाइप का, वाटर इन ऑयल, ठीक है। अगला है डाई मेथड। डाई मेथड में क्या है कि हम एक डाई ऐड करेंगे और यदि उस सॉल्यूशन का कलर डार्क हो गया, ठीक है, मीन्स सॉल्यूशन का कलर
चेंज हो गया, ठीक है, डार्क हो गया, तो फिर वो किस प्रकार का है, वाटर इन ऑयल। और यदि कलर में कोई भी चेंज नहीं आया तो फिर वो किस प्रकार का है, ऑयल इन वाटर। ठीक है, फिर से बताता हूं, माइक्रोस्कोपिक मेथड के अंदर क्या है, जो डिस्पर्सन मीडियम होता है ना, और उसमें हम वो ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, डिजोल्व हो जाएगा आसानी से। यदि मेरे पास ऑयल इन वाटर है, इसमें वाटर ऐड करूंगा तो वाटर ऐड होगा, इट मींस किस प्रकार का है, OW। और इसमें यदि मैं ऑयल डालूंगा तो ऑयल ऐड हो जाएगा, तो फिर किस प्रकार का है, WO। ठीक है, कंडक्टेंस में वाटर ऐड करेंगे, यदि कंडक्टिविटी बढ़ी, कंडक्टेंस बढ़ा, तो इट मींस वो क्या है, ऑयल इन वाटर। नहीं बढ़ा तो फिर क्या है, वाटर इन ऑयल। डाई मेथड में डाई ऐड करेंगे, ठीक है, डाई ऐड करेंगे तो यदि डार्क कलर हुआ, ठीक है, तो फिर वो क्या है, वाटर इन ऑयल। और यदि कोई भी चेंज नहीं आया तो फिर वो क्या है, ऑयल इन वाटर। ओके, अच्छा एक वर्ड और रह गया, डिमल्सिफिकेशन। डिमल्सिफिकेशन क्या होता है कि ये जो इमल्सन के अंदर, इमल्सन जिन जिन चीज से मिलके बना है, डिस्पर्सन मीडियम, उनके जिनसे मिलके बना, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स हैं उनको यदि हम अलग अलग कर दें, डिस्पर्सन मीडियम को अलग कर दें, डिस्पर्स फेज को अलग कर दें, इट मींस इसका उल्टा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमल्सिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स ऑफ एन इमल्सन इज कॉल्ड डिमल्सिफिकेशन। ठीक है, अब देखो आगे हमारे पास लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। अच्छा, उससे पहले एक लाइन और लिखी हुई थी वहां पे, इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो दो लिक्विड्स को आपस में डिजोल्व करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि जब आप वाटर के अंदर ऑयल को मिक्स करोगे तो क्या ऑयल वाटर में मिक्स होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम वहां पे इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दें तो वो आप आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स। जैसे कि सोप है, ठीक है, यदि हम सोप को यदि वाटर में डिजोल्व कर लेंगे तो जो ऑयल है फिर वो वाटर के साथ क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो ये जो सोप है ये क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट वो होते हैं जो दो लिक्विड्स को आपस में डिजोल्व होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो पहला हमारे पास है मेडिसिन्स। इन मेडिसिन्स में कैसे है कि जो हमारे मेडिसिन्स होती हैं वो कोलाइडल फॉर्म में होती है। और कोलाइडल फॉर्म में होने से क्या है कि उनका जो सरफेस एरिया वो बहुत ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने से वो हमारे ऊपर ज्यादा इफेक्टिव तरीके से क्या करती हैं, काम करती हैं। दूसरा हमारे पास फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल्स में भी एप्लीकेशन है इसकी, कि जो हमारा मिल्क है, बटर है, आइसक्रीम है, हलवा है, ये भी क्या है, कोलाइडल फॉर्म में होते हैं। तीसरा फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ठीक है, ये भी किस फॉर्म में होते हैं, कोलाइडल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। अगला हमारे पास आर्टिफिशियल रेन। तो देखो आर्टिफिशियल रेन किस प्रकार से करवाई जाती है, जैसे कि ऊपर हमारे पास क्लाउड्स होते हैं, कोई पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड है, कोई नेगेटिवली चार्ज क्लाउड है, तो उसके ऊपर हम एनएसीएल की बौछार करवा दी, ठीक है, या किसी मटेरियल की बौछार करवा दी, जिस क्लाउड के ऊपर जो चार्ज होता है उससे अपोजिट के उसके ऊपर यदि हम गिरा देंगे तो क्या होगा, उस क्लाउड को क्या कर देगा, न्यूट्रल। और जब न्यूट्रल होगा तो मीन्स कोगुलेशन होगा, और कोगुलेशन होने से जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर पहले दूर दूर थे, छोटे छोटे वेपर्स की फॉर्म में थे, वो इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होने से एक बड़ा साइज लेंगे, और बड़ा साइज लेंगे तो वो नीचे की तरफ आके गिरेंगे। तो जो आर्टिफिशियल रेन होते हैं वो किस प्रकार से होती है कि ऊपर जो हमारे क्लाउड्स होते हैं उनके ऊपर अलग अलग चार्ज है, किसी पे पॉजिटिव है, किसी पे नेगेटिव है। हम जब उनके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट्स की बौछार करवाते हैं तो जो अपोजिट चार्ज होता है उसको क्या करेगा, कोगुलेट करेगा, और कोगुलेट करने के बाद जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे वो एक बड़े अमाउंट में इकट्ठा होंगे, ठीक है, बिगर पार्टिकल बनेगा, और बिगर पार्टिकल फिर कहां गिरेगा, नीचे की तरफ। अगला फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये समुद्र है, ठीक है, और समुद्र के अंदर क्या आती है, हमारी नदी आती है, ठीक है, और जहां से नदी आती है, जहां नदी गिरती है वहां पे किस प्रकार से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, डेल्टा की। ये ऐसे मिट्टी का मतलब ढेर सा ऐसे वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और फिर पानी जैसे फिर ऐसे बाहर से यूज जाने लग जाता है, और ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे उठता जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो ये कैसे होता है, जैसे जो रिवर आ रही है, ठीक है, रिवर के अंदर कले के पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं, और अदर किसी भी मटेरियल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल फॉर्म के अंदर, ठीक है। किस फॉर्म में होते हैं, ये कोलाइडल फॉर्म में। अब जो ये हमारे पास सी है, ठीक है, इसके अंदर भी तो काफी सारे क्या प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें काफी सारे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, NaCl है, KCl है, MgCl, तो काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। अब ये भी क्या है, इनके ऊपर भी चार्ज है, और अंदर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। अब जैसे ही जिस पॉइंट के ऊपर रिवर और सी का कांटेक्ट होता है तो इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या कर देंगे, अपोजिट आयन उसको क्या कर देगा, कोगुलेट। और कोगुलेट करने से यहीं पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा। तो जैसे जैसे ये आता जाएगा कोगुलेशन होता जाएगा, और इस प्रकार से वाटर यहां से साइड से जाने लग जाएगा, तो इस प्रकार की एक शेप बन जाती है, इस डेल के प्रकार से। उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। क्यों फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, क्यों, क्योंकि रिवर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स थे,
समुद्र के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इंचार्ज पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, जहां पे रिवर और सी का जो कॉन्टैक्ट होता है वहां पे इनको क्या कर देंगे, कोगुलेट कर देंगे। ठीक है। अगला ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर हमें स्काई का क्यों दिखता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट। तो ये भी क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स की स्कैटरिंग के कारण हमें क्या दिखता है, स्काई का ब्लू कलर। ब्लड में क्या है कि जो ब्लड है हमारा वो भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है। और जो ब्लड होता है वो हमारा होता है नेगेटिव सोल। ब्लड कैसा सोल होता है, नेगेटिव सोल। अच्छा, हेमोग्लोबिन कैसा सोल था, पॉजिटिव सोल। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब यदि ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो यदि हम वहां पे एलम लगा ले, एलम मतलब फिटकड़ी, उसके अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम +3 आयन प्रेजेंट होता है। यदि हम फिटकड़ी लगा लेंगे तो जो ब्लड है वो वहीं की वहीं रुक जाता है, उसका क्या हो जाता है, प्रिसिपिटेशन हो जाता है। ठीक है। ब्लड क्लॉट हो जाता है वहां पे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर फिटकड़ी के अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम +3, वो क्या करता है, इसको प्रिसिपिटेट कर देता है। ठीक है, इसको जमा देता है, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। अगला है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर के अंदर भी यदि हम, हमारे पास इम्प्योर वाटर, उसके अंदर यदि हम फिटकड़ी डाल दें, ठीक है, एलम डाल दें, एलम, ठीक है, तो जो एलम के अंदर एल्यूमिनियम +3 है वो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज हैं उनको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। और उनको क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा नीचे की तरफ, और हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, प्योरीफाई। लास्ट हमारे पास टैनिंग। तो देखो टैनिंग क्या होता है, ये कई बार आया हुआ है कि व्हाट इज टैनिंग। आप लोग इस बात को बिल्कुल एज इट इज याद कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लेदर इज नोन एज टैनिंग। तो ये जो टैनिंग की जो प्रोसेस है वो लेदर इंडस्ट्री में की जाती है। ठीक है, जहां पे लेदर बनाते हैं। तो टैनिंग का मतलब क्या होता है कि हिंदी में यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि चमड़ा कमाना। ठीक है। तो टैनिंग का मतलब क्या है कि द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लेदर, जो लेदर है ना उसको हार्ड बनाना है। ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, टैनिंग कहते हैं। ये क्या होता है कि ये जो टैनिन होता है वो हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, जो टैनिन है वो हमें प्लांट से मिलता है, और ये होता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और चमड़ा किसे बनाते हैं हम, एनिमल की खाल से। ठीक है। और जो एनिमल हाइड होती है, ठीक है, एनिमल की जो खाल होती है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, वो किस प्रकार का कोलाइडल होता है, वो पॉजिटिव सोल होता है। तो जब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे, टैनिन को और एनिमल हाइड को, तो क्या होगा, ये जो टैनिन है ये हमें प्लांट से मिलता है, ये एनिमल हाइड है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, कोगुलेशन होगा। कोगुलेशन होने से मीन्स हार्डी तो बनेगी वो चीज। ठीक है। तो ये जो एनिमल हाइड है, जब हम इसको इस टैनिन में सोक्ड करेंगे, इसमें इसको डुबोएंगे, तो ये जो एनिमल हाइड वो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। चमड़ा हार्डी तो होता है। ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टैनिंग कहते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लेदर इज नोन एज टैनिंग। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज टैनिंग या व्हाट डू मीन बाय हार्डनिंग ऑफ लेदर। तो हार्डनिंग ऑफ लेदर को क्या कहते हैं, टैनिंग। इसमें क्या होता है कि टैनिन प्लांट से मिलता हमें, वो नेगेटिवली सोल होता है, और एनिमल हाइड पॉजिटिव सोल होता है। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोगुलेशन टेक्स प्लेस। कोगुलेशन टेक्स प्लेस होगा तो ये जो हमारा जो लेदर है वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे, और बस इसी के साथ हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। डेफिनेशंस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा अभी तक वो सारे चैप्टर को बड़े तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय।